आपके अवचेतन मन की शक्ति नामक पुस्तक का अध्याय नंबर 2। आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। देखिए, हमारे शरीर का जो भी अंग खराब होता है वो सब ठीक हो सकता है, लेकिन यदि मस्तिष्क खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो पूरी बॉडी प्रभावित होती है। यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। यानी इसके पास असीम पावर है, और यदि हमें इसका यूज़ करना नहीं आता तो हम इसके सारी शक्तियों का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एक मोबाइल है, यदि किसी को महंगे और बड़े मोबाइल के सभी फीचर्स यूज़ करने नहीं आते तो उसके लिए बेकार है। जैसा हम देख चुके हैं, आपके मस्तिष्क के दो स्तर हैं। चेतन यानी चेतन स्तर पर क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्शियस लेवल पर लॉजिकल थिंकिंग, और अवचेतन सब कॉन्शियस लेवल पर इलॉजिकल यानी अतार्किक, कोई तर्क वार्क नहीं है, जो आप बताएंगे वही वो मान लेंगे। आप अपने अचेतन मन से विचार करते हैं। जो भी हम विचार करते हैं वो कहाँ से करते हैं, चेतन मन से। आपने अपनी आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, और जो आपकी आदत बन चुकी है ना, वो विचार आपके अवचेतन यानी सब कॉन्शियस में चले जाते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। यानी फिर वो अवचेतन क्या करेगा, हमारे लिए अलग अलग तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगा। किस तरह की सिचुएशन, जैसी हमारी हैबिट्स हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण और सृजनात्मक यानी क्रिएटिव है तो आपको आदर्श सेहत यानी अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार भर करवाना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए अपनी पूरी निष्ठा से काम करता है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। जिस तरह का विचार आप अपने चेतन यानी सब कॉन्शियस में रखेंगे, उसी तरह की प्रवृत्ति आपके सब कॉन्शियस की हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उसकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, यह उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों के साहचर्य के अनुसार काम करके यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है
जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार यह अपनी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिनों तक या सप्ताहों तक या इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसके तरीके अबूझ हैं, यानी उनका कोई तोड़ नहीं है। चेतन और अवचेतन में भिन्नताएं। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेतन और अवचेतन में डिफरेंसेस क्या है, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं हैं, बल्कि वे एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो अक्षेत्र हैं, यानी मस्तिष्क के दो भाग हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है, जहां आप तर्क दे सकते हैं। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है, जैसे आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके अवचेतन चुनाव के बिना ही, यानी सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है और पाचन, रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। जैसे जब आप सो जाते हैं तब भी आप सांस लेते रहते हैं, तब भी आपकी पाचन क्रिया चलती रहती है, तब भी आपका हार्ट जो है ना ब्लड को पंपिंग करता रहता है, आपकी किडनीज आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती रहती हैं। और यदि आप सो रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो वो अवचेतन मन ही उसी के अनुरूप कार्य भी करता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आपके इस विचार सक्रिय हैं, वे बीज हैं। नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही हैं या गलत। यह तो आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज़ को भी चेतन रूप से सच मान लें, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि आपके चेतन रूप से इसे सच मान लिया गया था। यानी चेतन मन तर्क लगा सकता है, वह सही या गलत में फर्क कर सकता है। अवचेतन मन सही या गलत में फर्क नहीं करता, वह तो आपकी जो चेतन में आदतें हैं उनको हूबहू एज इट इज स्वीकार कर लेता है। मगर मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग, यहाँ हम कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों को समझेंगे। मनोवैज्ञानिकों और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए। उनके शोधों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता है जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा,
भले ही वह सरासर झूठा हो, और सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या कुत्ता या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में अपने किसी विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पीठ खुजाए। दूसरे को यह सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। तीसरे को यह सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति है, तथा चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से कम है और वह बर्फ की तरह जम गया है। हर विद्यार्थी उसे दिए गए विशिष्ट सुझाव के अनुरूप काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर देगा जो उस सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप न हों। यह आसान उदाहरण आपके चेतन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के अंदर को रेखांकित करता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक या चयनहीन है। यह हर उस चीज को मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाएं, आपका उपचार करें और आपकी आत्मा को खुशी से भरें। हम दिन भर बैठे बैठे जब गपशप लड़ाते हैं तो इधर उधर की बहुत सी बेकार की बातें करते रहते हैं, और ये सब जाकर के हमारे सबकॉन्शियस में इकट्ठा हो जाती हैं, और फिर बाद में सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी तरह के सिग्नल देता रहता है। यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। यथार्थवादी मन बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन के साधन आपकी 5 शारीरिक इंद्रियां हैं। आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश से संपर्क का मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। मान लें आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल ग्रैंड कैन्यन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह निष्कर्ष इसकी अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों के जटिल आकार, भिन्न भिन्न स्थानों पर रंगों की अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन पर आधारित होगा। यह आपके यथार्थवादी मन का काम है। अवचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन भी कहा जाता है। आपका कल्पनावादी मन अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। यानी अवचेतन मन एक स्टोर हाउस का काम करता है। आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपका यथार्थवादी इंद्रियां काम न कर रही हों। दूसरे शब्दों में, जब आपका चेतन मन शिथिल हो,
या उनिंदी, उनिंदी बोलते हैं जब हम आधे सोए हुए होते हैं, उनिंदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। आपका कल्पनावादी मन आँखों की इंद्रिय के बिना देखता है। यह अतीन्द्रिय अक्षमता है, यानी इंद्रियों के पार की अक्षमता है। यह कहीं और हो रही घटनाओं को देख व सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्ची जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों के मजमून पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर डिस्क पर डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी भांप सकते हैं। जब आप अपने यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। हमारा जो चेतन मन है वो तर्क करता है, लेकिन अवचेतन तर्क नहीं करता। आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो बताएं, उसमें बहस या विरोध करने की अक्षमता नहीं होती। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे तो भी यह उसे सच मान लेगा। फिर यह उस जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में साकार कर देगा। आपके साथ जो भी हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर आपको गलत संप्रेषण किया है या अपने अवचेतन मन तक विकृत अवधारणाएं पहुंचाई हैं तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्वक विचार देते रहना है। बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई तथा ज़्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे खांचे बना देते हैं। अगर आपके ये विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और सृजनात्मक हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं? इलाज है अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देना। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और दैवी स्रोत के साथ काम करता है। यह उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। सुझाव की जबरदस्त शक्ति। हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है उनसे आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझावों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। जैसा आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता। यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता और खुद कुछ नहीं सोच सकता। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा
इस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। इस कार्य को अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता है। इसे तो जो दिया जाता है यह उसे ले लेता है। सुझाव में बहुत शक्ति होती है। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप एक भयभीत सहयात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है, आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है। क्या मैं आपको कैबिन तक पहुंचा दूं? यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपने मतली के बारे में जो सुझाव अभी भी दिया है वह उसके खुद के डर और आशंका से मेल खाता है। वह आपकी मदद लेकर डेक से नीचे अपने कैबिन में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव, जिसे उसने सही मान लिया था, सच हो जाता है। उसी सुझाव पर भिन्न प्रतिक्रिया। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसा लगता है क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। मान लें सहयात्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको समुद्री यात्रा के कारण मतली तो नहीं आने वाली है। वह जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वह आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा होने को कह दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में यह विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी मतली नहीं हो सकती। इस कारण उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होती। उल्टे आत्मविश्वास सामने आएगा। डिक्शनरी आपको बता देगी कि सुझाव किस चीज़ को किसी के मस्तिष्क में डालने का काम है। यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणित होता है। याद रहे, कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना अवचेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता। आपके चेतन मन में उस सुझाव को स्वीकार करने की शक्ति होती है। जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मतली का कोई डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह इससे सुरक्षित है। इसलिए नकारात्मक सुझाव में उसे डराने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आपकी सहयात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थी, इसलिए आपके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गई। हम सबने अपने अंदरूनी डर, मान्यताएं राय होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ तभी आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करती हैं। उसने अपना हाथ कैसे गंवाया? कई सालों से, यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है, कई सालों से लेखक कैक्सटन हॉल में लंदन ट्रूथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा था, जिसे उसने कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसकी निदेशक डॉक्टर इवलिन फ्लीट ने लेखक को एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को रूमेटाइड अर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोराइसिस था। कई जगह इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए वह अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार है। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार
एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया। कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का अर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आप अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही तरीके से उपचार करें, वरदान दें, ऊपर उठाएं और प्रेरित करें। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है, यह तो आपके आदेश का शब्दशः पालन करता है। आत्म सुझाव ने डर को किस तरह भगाया? आत्म सुझाव सेल्फ सजेशन का मतलब है खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर साधन की तरह इसके भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए बेताब तो थी, लेकिन आशंकित भी थी। पहले भी 3 बार उसने निर्देशक के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन बुरी तरह असफल हो गई थी। कारण असफल होने का डर था। उसकी आवाज़ अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती रहती थी, जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी, मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे, वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक आत्म सुझावों को आग्रह मान लिया। यह उन्हें सच साबित करने में जुट गया और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। कारण अनचाहा आत्म सुझाव था। उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। यह युवा गायिका आखिरकार अपने नकारात्मक आत्म सुझावों से उबरने में सफल हुई। उसने सकारात्मक आत्म सुझावों के माध्यम से उनका विरोध करके यह काम किया। हर दिन 3 बार वह एक शांत कमरे में अकेली जाती थी। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी, अपने शरीर को ढीला छोड़ देती थी और आंखें बंद कर लेती थी। वह अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती थी। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती है और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वह खुद से बार बार कहती थी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित, आत्मविश्वासी हूँ। हर बार वह इस कथन को धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती थी। वह दिन में 3 बार यह काम करती थी और 1 बार रात को सोने से ठीक पहले। 1 सप्ताह बाद वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी हो गई। जब निर्णायक दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसे भूमिका मिल गई। उसकी याद कैसे लौटी? यानी किसी महिला की याददाश्त चली जाती है और वह याददाश्त लौट जाती है। ये उदाहरण भी देखिए। 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सब की तरह वह भी कभी कभार चीज़ें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरह ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौक़ों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह कोई चीज़ भूल जाती थी तो हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज़्यादा नाम तथा घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे यह एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प लिया। जब भी वह सोचने लगती थी
मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है तो वह रुक जाती थी। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वह खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेंगी। मैं जो भी याद करना चाहूँगी वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझ में हर दिन तेज़ी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त शामिल हो गई। धन्यवाद।